हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आ गई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर। तो देखिए ये क्या है, रिमोट सेंसिंग एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन, यानी कि सुदूर संवेदन एवं भू अवलोकन। तो देखिए सुदूर संवेदन भू अवलोकन पढ़ने से पहले हम उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका के बारे में जान लेते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन भूमिका दोनों एक ही चीज़ है। थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि इंट्रोडक्शन, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो सुदूर संवेदन अगर हम कर रहे हैं तो सुदूर संवेदन का भी अपना एक इंट्रोडक्शन होगा ना। वो क्या है, किस लिए है, क्यों यूज़ किया जाता है, हमारे पर्यावरण में इसका क्या यूज़ है, हमारे जितने भी अर्थ है उसमें किस किस चीज़ों को किन किन घटनाओं को देखा जाता है, किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, किसका नहीं है। तो सबका जानने के लिए तो इंट्रो देना पड़ेगा। तो इसीलिए हम थोड़ा सा चलिए पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्या है, रिमोट सेंसिंग एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन। देखिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इंट्रोडक्शन, आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन या भूमिका लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुख्य विषय पर आने से पूर्व कुछ प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आते हैं। देखिए मैंने एकदम सरल भाषा में लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। मुख्य विषय पर आने से पूर्व कुछ प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आते हैं। क्या हम सामाजिक कल्याण की पर्याप्त उन्नति कर रहे हैं? क्या सतत आर्थिक विकास हो रहा है? क्या हम पर्यावरण का संरक्षण कर रहे हैं? क्या हमें किसी निर्णय लेने के लिए उचित स्थान या घटना की उचित समय पर पर्याप्त सूचनाएं प्राप्त होती हैं? किसी यंत्र की भांति इन उपलब्धियों का प्राप्त करने के लिए भूधरातलीय आंकड़ों अथवा सूचनाओं की नितांत आवश्यकता होती है। भूधरातलीय सूचनाओं की उपलब्धता को हम पृथ्वी के धरातल का गहन रूप से विदोहन कर सकते हैं। हम यह भी देखते हैं कि सारे संसार में यह चेतना बढ़ती जा रही है कि विश्वसनीय, विस्तृत, सामान्य रूप, आर्थिक पहुंच के योग्य धरातली आंकड़े कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। देखिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम, देखिए अपने लाइफ में हमारा क्या है ना कि जो चीज़ें हम इंग्लिश में सुन रहे हैं तो हमें हिंदी में थोड़ा अटपटा लगता है, जो हिंदी में सुन रहे होंगे उसे इंग्लिश में अटपटा लग रहा है। तो जो मुझे लग रहा था कि हाँ आप लोग यहाँ पे प्रश्न कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इंग्लिश में भी यहाँ लिख दिया है, जिसको अगर थोड़ा सा अलग लगे तो। अब देखिए धरातली आंकड़े कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं एवं उनकी समयानुकूलन महत्ता क्या है, समयानुकूल महत्ता क्या है। किसी प्रगति के लिए एवं उचित निर्णय लेने के लिए भूधरातलीय सूचनाओं का महत्व दिन प्रतिदिन पूरे संसार में बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ धरातलीय सूचनाओं को प्राप्त करने वाली तकनीकी का भी महत्व बढ़ता जा रहा है। सूचना एवं संचार तकनीकी के त्वरित विकास से शीघ्र प्राप्त धरातलीय आंकड़ों की आवश्यकता का महत्व और भी बढ़ता जा रहा है। अब देखिए सुदूर संवेदन का थोड़ा सा हमने इंट्रो के बारे में जान लिया। अब चलिए जानते हैं हम भू अवलोकन। देखिए ज़्यादा हड़बड़ी मत कीजिए, हम सुदूर संवेदन के बारे में भी बताएंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने हेडिंग पहले दे दिया है कि सुदूर संवेदन, तो मैं आपको पहले सुदूर संवेदन जैसा मुझे ठीक लगा आपके लिए मैंने पहले वो दिया है। क्योंकि देखिए सुदूर संवेदन जानने से पहले आपको भू अवलोकन यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने पहले इसको रखा है। तो देखिए भूधरातली आंकड़ा अर्जित करना भू अवलोकन का केंद्रीय पहलू है। क्या है? आंकड़े को अर्जित करना क्या है? इसका केंद्रीय पहलू है। भू अवलोकन का अभिप्राय है हमारे ग्रह यानी कि पृथ्वी, पता है ना कि हम पृथ्वी पे रहते हैं, ये भी पृथ्वी भी एक ग्रह है, ठीक है ना। सूरज है और सूर्य के पता है ना कि इर्द गिर्द जो है हमारे 8 प्लेनेट जो हैं घूमते रहते हैं। तो उनमें से जो है हमारी पृथ्वी है एक, ठीक है, ग्रह है यानी प्लेनेट है, यानी 3rd नंबर पे ग्रह पृथ्वी के भौतिक, रासायनिक, जैविक तथा ज्यामितीय विशेषताओं के बारे में सूचनाओं को एकत्र करना, ये हमें प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के परिवर्तनों के स्तर एवं
प्रबोधन या रिकॉर्ड करने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार पृथ्वी अवलोकन के निम्न 3 उपयोग प्रमुख हैं। फर्स्ट है मानचित्रण, सेकंड है प्रबोधन, थर्ड है भविष्यवाणी। भू अवलोकन हमें भूधरातलीय आंकड़े प्रदान करता है। भूधरातलीय आंकड़े अर्जित करने को विकास चक्र का प्रथम बिंदु के रूप में विश्लेषण यानी एनालिसिस रूपरेखा या योजना निर्माण विकास इत्यादि को प्रमुखता से लिया जाता है। भूधरातलीय आंकड़े सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखिए भूधरातलीय आंकड़े यानी कि भू अवलोकन में हम लोग फर्स्ट पढ़ने वाले हैं भू संपत्ति सीमांकन। ठीक है, अब देखिए भू संपत्ति सीमांकन क्या है। एक भूमि प्रशासन जैसे कि पटवारी, तहसीलदार, अमीन इत्यादि को राजस्व भूमि के अभिलेखों का रख रखाव, भूमि सीमांकन, भू संपत्ति का निर्धारण इत्यादि की समय समय पर सर्वेक्षण एवं अवलोकन की आवश्यकता होती है। भू संपत्ति की सीमाएं धरातलीय आकृतियों पर निर्भर करती हैं, जिनको सर्वेक्षण एवं अवलोकन करने शुद्ध व दुरुस्त किया जाता है। सेकंड देखिए क्या है भू अवलोकन में सिविल इंजीनियरिंग कार्य। ठीक है, कार्य यानी वर्क। सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सड़क, नहर, रेलवे लाइन, टेलीग्राफ लाइन, पावर लाइन, पावर हाउस, भवन निर्माण इत्यादि कई सिविल कार्यों के डिजाइन, दिग्विन्यास तथा निर्धारण व समतलीकरण के लिए धरातलीय आकृति से संबंधित आंकड़ों की आवश्यकता होती है। इसके लिए निर्माण व्यय, मार्ग व्यय, निर्माण व्यय इत्यादि खर्चों का आकलन धरातलीय उच्चावचन सर्वेक्षण व पुनः सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है। ऐसी स्थिति में धरातलीय सूचनाओं की अति शीघ्र आवश्यकता होती है। अगला देखिए है नगरीय कार्य। ठीक है, वर्तमान समय में नगरीकरण, अब देखिए नगरीकरण है। नगरीकरण की प्रवृत्ति हमारे देश में तेजी से बढ़ रही है। नगरीय क्षेत्रों का अनियंत्रित विकास हो रहा है। एक नगर योजनाकार को नगरीय योजना यानी कि प्लानिंग में अधिवास प्रतिरूपों, कार्यों, प्रकार इत्यादि की पहचान की अति आवश्यकता होती है। विभिन्न कार्यों का निर्धारण करने नगर पालिकाओं व नगर निगमों का निर्धारण किया जाता है। आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रों को चिन्हित कर योजनाओं की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार नगर योजनाकार पूर्ण अतीत में घटित प्रभावों का प्रबोधन करके नई योजना को मूर्ति रूप देता है। इन सभी कार्यों से धरातलीय आंकड़ों की नितांत आवश्यकता होती है। ये क्या हो गया, थोड़ी नंबरिंग गलत हो गई है मेरी, क्योंकि फर्स्ट जो हमने पढ़ा था वो था हमारा देखिए भू संपत्ति सीमांकन, सेकंड जो है सिविल इंजीनियरिंग कार्य, थर्ड हमारा है नगरीकरण कार्य, और देखिए अब हम इसको फोर्थ करना था हमें, फोर्थ। ठीक है, कृषि उत्पादन कार्य। ठीक है, आगे मेरी थोड़ी नंबरिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई है तो आगे हम ठीक कर लेंगे। कृषि उत्पादन कार्य, एक कृषि विज्ञानी की कृषि फसलों के वितरण क्षेत्र एवं उत्पादन में रुचि होती है, जिससे वह भविष्यवाणी करता है। इसके लिए भूमि उपयोग के विभिन्न स्वरूपों का सर्वेक्षण एवं अवलोकन हेतु धरातलीय सूचनाओं की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार मिट्टी के प्रकारों एवं वितरण को दर्शाने के लिए भी धरातलीय सर्वेक्षण की आवश्यकता होती है। मिट्टी के प्रकारों के अनुरूप फसलों के उत्पादन एवं वितरण के लिए कृषि वैज्ञानिकों को भू आधारित आंकड़ों का प्रबोधन करना पड़ता है।
मैंने कहा था ना मेरी नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई है, तो मुझे ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, 5th नंबर पे है वन संसाधनों का वितरण। किसी भी वनाधिकारी यानी कि जो फॉरेस्टर होते हैं वो को प्राकृतिक वनस्पति के वितरण एवं प्रकारों के उचित आकलन के लिए भूधरातलीय आंकड़ों की नितांत आवश्यकता महसूस की जाती है, जिससे वह प्रजाति कम से वन संसाधनों के क्रम से वन संसाधनों के आंकड़ों को प्रस्तुत कर वनीकरण एवं वन कटाव की योजना तैयार करता है। इसी प्रकार वन विनाश, वनों में अग्नि, भूमि कटाव इत्यादि समस्याओं का भी आकलन करने में भू धरातल की सूचनाओं का उपयोग किया जाता है। भू आधारित सूचनाओं से संपूर्ण बायोमास का भी आकलन वन वैज्ञानिकों के द्वारा सरलतापूर्वक किया जाता है। अब ये है 6 पर्यावरणीय विश्लेषण। ठीक है, यानी कि एनवायरनमेंट। देखिए, वर्तमान समय में कहीं भी पर्यावरण के नाम पर शोर मचाया जाता है। पर्यावरण विकास, संरक्षण एवं विनाश में भूधरातलीय सूचनाएं अपना विशेष स्थान रखती हैं। इसका तीव्र गति से प्रबोधन की आवश्यकता महसूस की जाती है। ये आंकड़े हमें कहाँ से सरलतापूर्वक प्राप्त किए जा सकते हैं, यह हमारी आवश्यकता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य नए नए आविष्कार कर विभिन्न माध्यमों से इनकी पूर्ति करता है। अब 7 है ये जलवायु एवं मौसम की पूर्वानुमान। अब देखिए, वैज्ञानिक को जलवायु एवं मौसम संबंधी जानकारियों के लिए धरातलीय एवं वायुमंडलीय सूचनाओं की अति आवश्यकता होती है। इसके लिए समुद्री तल के तापमान प्रतिरूप, समुद्री धाराओं का प्रतिरूप, हवा की दशा व गति तथा स्थल मंडल एवं जल मंडल के अंतरक्रिया के प्रक्रियाओं के बारे में सूचनाएं इत्यादि की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार बादलों की स्थिति, वर्षा, चक्रवात, तूफान, बादल फटना, बाढ़ इत्यादि की जानकारी के लिए तथा मौसम संबंधी घटनाओं पर तुरंत कार्यवाही करने के लिए आंकड़ों के प्रबोधन की आवश्यकता होती है, जिसे समस्याओं का अति शीघ्र निवारण किया जा सके। तो आपको बताना है कि भू अवलोकन यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन आपको समझ आया नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैंने इसमें आपको बहुत ही आसान भाषा में लिखित रूप में आपको मैंने यहाँ पे प्रस्तुत किया है कि आपको समझ में आए। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आए तो आप क्या कीजिए, एक बार वीडियो को देखने के बाद दोबारा देखिए, आपको 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये मैंने खुद लिखा है और मैं भी आपकी जैसी हूँ, तो मैंने भी खुद मैंने भी कभी ना कभी पढ़ा होगा ना, तो उसको समझने के बाद मुझे लगा कि हाँ, आप लोगों को इस भाषा में समझ में अच्छे से आ सकता है। कहते हैं ना, किसी भी चीज़ को पढ़ के समझ के अपने भाषा में अगर हम लिखते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो मुझे लगा है कि आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, मेरे लिखने का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं देखिए, बोलने से क्या होता है कि बोलने से तो ज़्यादा ही समझ में आता है, लेकिन मैंने थोड़ा यहाँ पे हट के कुछ काम किया है कि मैंने लिख के दिया कि ताकि आप लोगों को और भी ज़्यादा समझ में आए। जैसे मैं आपको बोल के बताती सेम वैसे ही मैंने आपको यहाँ लिख के बताया है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, सुदूर संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग क्या है। देखिए, रिमोट सेंसिंग के कई सारे जो है परिभाषाएं हैं, तो इस वीडियो के बाद आप हमारे साथ बने रहिएगा, तो फिर आगे पार्ट जो है 1 बाय 1 करके आपको मिलेगा, तो उसमें आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसमें अभी थोड़ा सा ऊपर से इंट्रो टाइप का है। ठीक है, मतलब इंट्रो मतलब इंट्रोडक्शन है। अब देखिए, जहाँ तक सुदूर संवेदन का प्रश्न है, इसे कई तरीके से समझाया जा सकता है, मतलब कई तरीके से आप समझ सकते हैं। इसके मैं कई सारे आपको परिभाषाएं जो है अगले वीडियो में आपको लाकर दूंगी, तो आप बताइएगा कैसा लगा है वीडियो। तो
देखिए सुदूर संवेदन की परिभाषा क्या है। सुदूर संवेदन यंत्र आधारित तकनीकी द्वारा किसी लक्ष्य या वस्तु या दृश्य या घटना को अवलोकन करने की कला है, विज्ञान तथा तकनीकी है। अब देखिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा अटपटा लगा होगा, तो मैं देखिए अगली वीडियो में वैसे तो मैं आपको सुदूर संवेदन के अर्थ के बारे में तो बताऊंगी ही, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ आपको एक बार बता दे रही हूँ कि देखिए सुदूर संवेदन का अर्थ है कि किसी दूर स्थित घटना, वस्तु अथवा धरातल के बारे में सूचना अथवा आंकड़ों को प्राप्त करना। यानी कि जो भी कोई भी वस्तु है, ठीक है, दूर स्थित है और ठीक है, धरातल के बारे में अगर सूचना है, कहीं से भी किसी भी एरिया का आपको पता करना है तो वहाँ से सूचनाओं को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। यानी हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि सुदूर संवेदन का अर्थ है कि बिना किसी भौतिक संपर्क के किसी वस्तु अथवा घटना के संबंध में सूचना एकत्र करना, ठीक है। अब एक और मैं आपको दे देती हूँ कि किसी घटना या वस्तु के संबंध में शीघ्र एवं तीव्र टो लेना सुदूर संवेदन कहलाता है, ठीक। ये सब आपको जो है ना अगली वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी, ठीक। अभी थोड़ा सा इंट्रो है। देखिए, रिमोट सेंसिंग इज द आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ ऑब्जर्विंग एन ऑब्जेक्ट, स्कैन और फिनोमेनन बाय इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन टेक्निक। सुदूर संवेदन एक ऐसा विज्ञान है जो किसी इच्छित लक्ष्य अथवा घटना के बिना सुदूर अंतरिक्ष या ऊंचाई से अवलोकन कर सूचना देता है। इस प्रक्रिया में परावर्तित ऊर्जा अथवा उत्सर्जित ऊर्जा को संसूचित युक्तियों यानी कि डिवाइसेस के द्वारा संसूचक यानी कि डिटेक्ट किया जाता है। ये अभिलेखन युक्तियां निरंतर ऊर्जा का संसूचक करती हैं। यहाँ पर ऊर्जा का अभिप्राय प्रकाश यानी कि सौर ऊर्जा से है, जिसे विज्ञान की भाषा में विद्युत चुंबकीय विकिरण EMR। देखिए हम जब इस वीडियो को लाए हैं तो देखिए हम इसके 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, हम EMR के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो EMR कहाँ जाता है? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जिसे हम आपतित यानी कि जो इंसिडेंट रे है, पता है ना कि जो सूरज से किरणें आती हैं उसे हम इंसिडेंट, ठीक है, और जो धरातल से टकरा के जो वापस जाएगी उसे क्या बोलेंगे? परावर्तित बोलेंगे, ठीक है, यानी कि वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो देखिए सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जिसे हम आपतित ऊर्जा कहते हैं, धरातलीय आकृतियों पर अंतर्क्रिया करके परावर्तित एवं उत्सर्जित होती है, जिसे सुदूर संवेदन युक्तियों के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। आप टेंशन मत लीजिए, हम अगली वीडियो में आपको और भी अच्छे तरीके से बताएंगे। ये इंट्रो है, मैं बार बार बता रही हूँ आपको। वर्तमान समय में सभी सुदूर संवेदन विद्युत युक्तियाँ यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। संवेदन के द्वारा जो आंकड़े रिकॉर्ड किए जाते हैं उनका प्रयोग प्रतिबिंबों के निर्माण में किया जाता है। इन प्रतिबिंबों को देखकर व्याख्या की जाती है कि इन्हें ही हम सुदूर संवेदन बिंब यानी इमेज कहते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे सुदूर संवेदन के अर्थ, सुदूर संवेदन की प्रक्रियाएं भी पढ़ लेंगे, जैसे कि उसमें आपको मिल जाएगा वो सुदूर संवेदन की प्रक्रियाओं में जैसे आंकड़े अर्जित करना है यानी कि डाटा एनालिसिस, ठीक है, आंकड़ा विश्लेषण हो गया। अब अवस्थाएं भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, रिमोट्स जैसे कि स्टेज ऑफ रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे हम। ऊर्जा स्रोत हो गया, ऊर्जा का वायुमंडल के साथ अन्योन्य क्रिया, ठीक है, इसी में पढ़ लेंगे हम। ऊर्जा का पृथ्वी के धरातलीय आकृतियों के साथ अन्योन्य क्रिया, ऊर्जा का संवेदन द्वारा अभिलेखन, आंकड़ों का संचालन तथा प्रक्रम, प्रतिबिंब प्रक्रम विश्लेषण, अनुप्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेथड भी पढ़ेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 करके आपको वीडियो मिलेगी, टेंशन मत लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।